हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं अपने चैनल एजू पैराडाइज पर आपका स्वागत करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम क्लास 8 का साइंस का पहला चैप्टर। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसके की पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए, क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में क्या पढ़ेंगे हम? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप्स, फर्टिलाइजर्स, ग्रेनरीज, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, खरीफ, मैन्योर, प्लग, रबी, सीड्स, सीलो, सोविंग, स्टोरेज, थ्रेसिंग, बेड्स, वेडिसाइड्स, विनोविंग। इन सभी पॉइंट्स को हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे और आप धीरे धीरे देख पाएंगे कि इस चैप्टर को बड़े आसानी से हमने कैसे सीखा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में। चलिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को जानने से पहले हम जानते हैं कि ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है वो कहाँ से ये शब्द निकला। देखिए, बहुत समय पहले की बात है, लगभग 10,000 साल पहले की बात है कि उस समय के लोग खेती नहीं किया करते थे, एग्रीकल्चर नहीं किया करते थे बिल्कुल भी। वो अपने खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते रहते थे। मान लीजिए कहीं किसी प्लेस पर खाना खत्म हो गया है तो वो दूसरी जगह पलायन कर जाते थे और वहां पर फिर वो जीवन यापन करते थे। वहां पर वो तब तक रहते थे जब तक वहां का सारा वो खाना खाकर समाप्त ना कर दे, तब तक वो दूसरे प्लेस पर नहीं जाते थे। उस समय के लोग अपने खाने के लिए पेड़ों, पत्तियों और फल, फूल, कंद उन पर डिपेंड करते थे। साथ ही वो अपने खाने के लिए हंटिंग भी किया करते, शिकार भी किया करते थे ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। उसके बाद धीरे धीरे उस समय के लोगों को लैंड को कल्टीवेट करना शुरू किया, भूमि पर खेती करना उन्होंने शुरू किया और उन्होंने राइस, व्हीट और ओस और भी बहुत सारी चीजें खेती करके उगाई। तो ये जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का जन्म कब हुआ? जब उस समय के लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया एक जगह रहकर, तो वहां से जन्म हुआ एग्रीकल्चर का। तो अब इसको समझिए, क्रॉप क्या है? क्रॉप को हिंदी में फसल बोलते हैं। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, जब हम किसी पौधे की एक किस्म को बोते हैं किसी खेत के अंदर, कल्टीवेट एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्केल पर। जैसे कि आप देखते होंगे गांव के अंदर गेहूं बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं खेतों में, तो वहां पर गेहूं का एक पौधा जो है, एक पौधे से काम नहीं चलता, करीब करीब लाखों करोड़ों पौधे उगाए जाते हैं। तो जब हम एक तरह की फसल को एक जगह उगाते हैं इस तरह, तो उसको बोलते हैं क्रॉप। इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। ठीक है, एक तरह के पौधे को बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाना, उसको हम क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, अब क्रॉपिंग पैटर्न्स हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर या किसी भी देश में जाएंगे आप तो वहां पर सर्दी भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है, हर तरह के मौसम होता है। तो जो फसल है, जो क्रॉप्स है, वो अकॉर्डिंग टू द सीजन करा जाता है। क्रॉपिंग पैटर्न्स अकॉर्डिंग टू सीजन। जो फसल है, क्रॉप्स है, वो सीजन के अकॉर्डिंग होती है। जैसे दो तरह के पैटर्न्स पाए जाते हैं इसके अंदर। सबसे पहला पैटर्न है खरीफ क्रॉप्स और दूसरा पैटर्न है रबी क्रॉप्स। इसके नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। चलिए देखिए, मैंने क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में आपको बताया था। क्रॉपिंग पैटर्न्स अकॉर्डिंग टू द सीजन होता है कि हम जो भी फसलें उगाते हैं, जो भी क्रॉप्स उगाते हैं, वो सीजन वाइज उगाते हैं। तो उसमें दो पैटर्न्स आपको मैंने बताए थे, एक तो खरीफ क्रॉप्स और दूसरा है रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स को देखिए, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन। ये खरीफ क्रॉप्स है, उसको हम रेनी सीजन में बोया जाता है, आर कोल्ड खरीफ क्रॉप्स, है ना। जिन फसलों को हम बरसात के मौसम में या रेनी सीजन में बोते हैं उसको हम खरीफ की फसल बोलते हैं या खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। ये सब चीजें खरीफ क्रॉप्स के अंदर इंक्लूड की जाती है। और सिंपल सी भाषा में आप समझेंगे इसको कि ऐसी फसल जो जून जुलाई के मौसम में बोई जाती है और उस फसल को अक्टूबर नवंबर के समय काट लिया जाता है, उस क्रॉप्स को हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, जून जुलाई में बोई जाएगी और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाएगी। उसके बाद देखते हैं रबी क्रॉप्स।
रबी क्रॉप्स क्या है? द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। रबी क्रॉप्स को हम ठंड के मौसम में या विंटर सीजन में बोते हैं, और जो भी फसल विंटर सीजन में बोई जाती है उस फसल को या उस क्रॉप्स को हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड, ये सब रबी क्रॉप्स के अंदर बोए जाते हैं। आप इसको साधारण भाषा में समझिए कि थोड़ी सी चीजें आप याद कर लीजिए, जैसे गेहूं, चना, जौ, मटर, आलू, सरसों, राई। गेहूं, चना, जौ, मटर, आलू, सरसों, राई, ये जो क्रॉप्स हैं उनको हम रबी क्रॉप्स कहेंगे, और जो बाकी इनके अलावा जो भी कुछ बच जाता है वो सब खरीफ क्रॉप्स में आएगा। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पल्सेस है, दालें हैं और कुछ सब्जियां हैं। ये जो दालें और सब्जियां हैं ज्यादातर इनको हम समर सीजन में ही उगाया जाता है, ज्यादातर इनको समर सीजन में ही बोते हैं हम लोग। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का जो प्रोसेस है वो क्या है वो समझते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सोयल करते हैं, यानी मिट्टी को सही करते हैं। सबसे पहले उसका प्रिपरेशन करते हैं, कैसे कैसे मिट्टी को हमें खेत के अंदर रखना है। दूसरा, उसमें बीज बोना, सोइंग का मतलब होता है बीज को कैसे किस तरह बोना है। तीसरा, उसमें हमें जो इंग्रेडिएंट्स है या कुछ खाद है, फर्टिलाइजर्स है, वो मिलाने हैं। फोर्थ स्टेप्स है इरिगेशन, यानी पानी किस तरह देना है उसको, इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेट्स, और पानी देने के बाद जब फसल थोड़ी बहुत उग जाती है तो उसको हमें वेट्स से कैसे बचाना। वेट्स मतलब कुछ अलग तरह के पौधे जो हमारे मेन प्लांट्स में है वो उग जाते हैं, उसको हटाना है। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का मतलब फसल को काटना। जब फसल पक जाती है उसके बाद हार्वेस्टिंग करना होता है उसका, और हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको स्टोरेज करना है। और स्टोरेज कैसे करते हैं वो हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले पहला स्टेप है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सोयल। सोयल का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, समझिए। सबसे पहले क्या करते हैं हम? टर्न द सोयल एंड लूज। कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स आते हैं, टूल्स आते हैं जिनसे हम मिट्टी को टर्न कर सकते हैं और उसको ढीला कर सकते हैं, ताकि मिट्टी के जो अंदर है उसमें हवा जा सके, एयर जा सके, वो सांस ले सके। रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोयल। हम मिट्टी का प्रिपरेशन क्यों करते हैं, मिट्टी को ढीला क्यों करते हैं? ताकि जो प्लांट्स की रूट है वो काफी अंदर तक जा सके और प्लांट्स को मजबूती मिल सके। तीसरा, रूट्स टू ब्रीथ इजली। अब हमने क्यों सोयल को ढीला करा, क्यों टर्न करा? ताकि जो रूट्स है, प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो इजली सांस ले सके। अगला स्टेप है हेल्प द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म। खाद मिलाने के बाद क्या होता है कि कुछ जो फार्मर्स के जो फ्रेंड्स होते हैं जिनको हम अर्थवॉर्म भी बोलते हैं, ये केचुआ होता है, केचुआ, हिंदी में केचुआ बोला जाता है इसको। तो केचुए को फार्मर्स का फ्रेंड्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी को भुरभुरा करने में काम आता है। तो ये कब मिट्टी के अंदर पनपेगा? जब मिट्टी ढीली होगी और लूज होगी, तभी ये पनप पाएंगे, अदरवाइज नहीं पनपेंगे। उसके बाद देखिए, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं मिट्टी के अंदर, जो कहीं ना कहीं पौधों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि आपको एग्जांपल देता हूं मैं, कि कुछ पौधों को जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसमें जो पत्तियां होती है, पत्तियों में सारा पोषण आ जाता है, सारा न्यूट्रिएंट्स पत्तियों में हो जाता है, और पत्तियां कुछ समय के बाद वो जमीन पर दोबारा गिर जाती हैं। उन पत्तियों में बहुत पोषण होता है और उस पत्ती को या तो खेत वाले जला देते हैं या उसको ऐसे ही मिट्टी में उसको टर्न कर दिया जाता, ताकि उन पत्तियों से दोबारा मिट्टी में पोषण आ सके और उस पोषण को जो नए पौधे उगाए जा रहे हैं ताकि उनको पोषण मिल सके। तो इसलिए हम सोयल का प्रिपरेशन करते हैं। तो सोयल के प्रिपरेशन को समझते हैं, एक परिभाषा, एक डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सोयल को लूज करते हैं और टर्न करते हैं, उसको हम टिलिंग बोलते हैं, टिलिंग, या उसको प्लगिंग बोलते हैं। टिलिंग का मतलब है, या प्लगिंग इसका मतलब है मिट्टी को लूज करना और टर्न करना, टिलिंग कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए देखिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ सोयल, सोयल को कैसे प्रिपरेशन करते हैं। इसमें प्रिपरेशन करने में जो टूल्स का यूज किया जाता है वो है प्लग, होए और कल्टीवेटर। प्लग क्या है, जैसे आप देखते होंगे किसान जो थे पहले वो हल का यूज किया करते थे, जिसमें लकड़ी का हल हुआ करता था, उस लकड़ी के हल को ही हम प्लग बोलते थे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे समय बीता, तो समय बीतने के साथ साथ उसके बाद जो हल यूज किए जाने लगे वो लोहे के यूज किए जाने लगे, उसको हम होए बोलते हैं, होए। तीसरा है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर भी क्या होता है, एक तरह से हल ही होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बिना ट्रैक्टर के हम नहीं कर सकते। तो ट्रैक्टर के पीछे जैसे आप देखते हो कल्टीवेटर लगा होता है, जो मिट्टी को खोदने फाड़ने का काम करता है, उसको हम कल्टीवेटर बोलते हैं। उसमें बहुत सारे लोहे के शाफ्ट लगे होते हैं, जिससे वो मिट्टी को फाड़ते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। कल्टीवेटर ट्रैक्टर के थ्रू यूज किया जाता है। तो सेकंड नंबर पढ़ेंगे हम सोइंग। सोइंग का मतलब होता है बीज को बोना। अच्छा, बीज को बोना एक सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि अगर आपका जो बीज है जो आप बो रहे हैं एग्रीकल्चर में, वो गुड क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। अगर बीज अच्छा है तो आप जानते हैं जब बीज अच्छा होगा तो फसल भी हमारी अच्छी होगी, क्रॉप्स भी हमारी अच्छी होगी। तो गुड क्वालिटी का बीज होना चाहिए, साफ सुथरा बीज होना चाहिए, और तीसरा वो हेल्थी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, ताकि हमारी फसल अच्छी हो सके। ठीक है, तो इन बीज को बोने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो ट्रेडिशनल टूल के द्वारा हम बीज को बो सकते हैं, और दूसरा है सीड्स ड्रिल के द्वारा हम बीजों को बो सकते हैं। ट्रेडिशनल टूल क्या होता है, आपने देखा होगा जब पहले किसान यूज किया करते थे वो एक फनल यूज किया करते थे, जो हल के साथ में उसको जोड़ दिया जाता था, और ऊपर से जो किसान है इसमें एक एक करके बीज डालता रहता था, जमीन में जाते रहते थे वो, और वो इस तरह फनल का यूज करके किसान बीज को बो लिया करता था। तो इसमें फनल यूज टू सोइंग सीड्स, फनल का इस्तेमाल करते हैं बीज को बोने के लिए। दूसरा तरीका है हमारा सीड्स ड्रिल। सीड्स ड्रिल जो होता है वो ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है, जिसमें बहुत सारे पाइप्स होते हैं, और ऊपर बहुत सारा, जैसे यहाँ पर फनल देख रहे होंगे आप, यहाँ पर बीज डालते हैं, तो उसी तरह इसमें बहुत बड़ा एक स्पेस होता है ऊपर की तरफ, जिसमें बीज को भर दिया जाता है, और नीचे करीब करीब 10-15 पाइप होते हैं पतले पतले। तो बीज एक एक करके नीचे जाता रहता है, और रेगुलर डिस्टेंस पे वो बूता रहता है, और जमीन, और इसका फायदा देखिए, फायदा क्या है इसका, सीड्स ड्रिल का। सीड्स ड्रिल का फायदा ये है कि जो बीज है वो जमीन के अंदर थोड़ा जमीन में अंदर की तरफ बोते रहेंगे, ताकि उसको जो चिड़िया है या बीज खाने वाले पक्षी हैं वो उस बीज को नहीं खा पाएंगे। सबसे पहला बेनिफिट ये है। अच्छा, दूसरा बेनिफिट क्या है इसमें, कि एक साथ हम बहुत सारे बीज बो सकते हैं। तीसरा इसमें समझेंगे हम कि रेगुलर डिस्टेंस पर बीज बो सकते हैं, ताकि जैसे आप देखते होंगे जो हाथ से बीज बोए जाते हैं उसमें कहीं कहीं एक जगह 2-4 पौधे उग जाते हैं, लेकिन सीड्स ड्रिल में ऐसा नहीं होगा। एक रेगुलर डिस्टेंस पर मेंटेन रहेंगे, जो बीज बोएंगे हम वो रेगुलर डिस्टेंस पे होंगे, उसको हम सीड्स ड्रिल बोलते हैं। इसका बेनिफिट बहुत सारा है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे पाइप्स लगे होते हैं, इसको हम ट्रैक्टर के थ्रू यूज करते हैं। ठीक है, चलिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर। देखिए ये क्या है, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम मिट्टी में ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ताकि जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो स्वस्थ हो सके, हेल्थी हो सके, जिसको हम क्या बोलेंगे, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में छोटा सा डिफरेंस होता है, वो समझेंगे। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से देखिए। जो फर्टिलाइजर्स होता है वो मैन मेड होता है, वो मानव के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन जो मैन्योर होता है वो जो मवेशी होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनका मल होता है ना। जैसे आप समझेंगे, अगर
किसी भैंस ने गोबर करा है तो जो गोबर सूखने के बाद वो क्या बन जाएगा, मैन्योर बन जाएगा। गाय भैंस का जो मल होता है वो मैन्योर होता है, ये डिकम्पोजिशन होता है कैटल्स का, मवेशियों का। और दूसरा इसमें प्लांट्स के रेजिड्यू आते हैं, जो पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं उनके अंदर भी बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, जो मिट्टी में मिलने के बाद मिट्टी को कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर्स बनाता है या उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो इसमें दूसरा समझिए पॉइंट, इसमें प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स को हम फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं, जबकि मैन्योर कहाँ पर, मैन्योर को खेत में डाल दिया जाता है, वो अपना आप धीरे धीरे प्रिपरेशन होता रहता है। तीसरा पॉइंट है नोट प्रोवाइड एनी ह्यूमस, जो फर्टिलाइजर्स है, जो केमिकल खाद है, वो हमें ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता या मिट्टी को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन जो मैन्योर है, मैन्योर बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करता है मिट्टी को। इसमें मैन्योर में थोड़े न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं लेकिन ये यूजफुल ज़्यादा होता है। लेकिन फर्टिलाइजर्स में आप देखेंगे ये इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स का एडवांटेज मानव के लिए, खाने वाले के लिए बहुत कम है। तो इसलिए फर्टिलाइजर्स को ना यूज करके ज़्यादातर मैन्योर यूज करते हैं, ताकि इसका जो खान पान है मानव की सेहत पर कम असर पड़े। इसके बाद ध्यान से देखिए कि इससे मैंने बताया कि मैन्योर के कुछ एडवांटेज है, वो समझेंगे। मैन्योर के क्या एडवांटेज है, देखिए अगर हम मिट्टी में मैन्योर मिलाते हैं तो मैन्योर क्या करता है, वाटर कैपेसिटी को इनहांस कर देता है। कि मतलब ये है कि जब उसमें गोबर वाला खाद मिलेगा मिट्टी के अंदर, तो पानी को वो काफी देर तक उसके अंदर बचा के रखेगा, सोख के रखेगा। दूसरा है कि अगर खाद मिलाएंगे, मैन्योर मिलाएंगे, तो गैस का एक्सचेंज इजीली हो जाता है, क्योंकि आप देखिए मिट्टी के जो कण होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, क्लोजली होते हैं, टाइटली होते हैं। लेकिन जो गोबर के जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें थोड़ा गैप होता है, तो गैसेस का एक्सचेंज जो होता है वो इजीली हो जाता है। तो इसलिए हम मैन्योर मिलाते हैं। इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जब मैन्योर को मिलाने के बाद जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं, जो फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं, जिनको माइक्रोब्स बोलते हैं या अर्थवॉर्म बोलते हैं, उनकी पैदावार बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि गैसेस का एक्सचेंज आसानी से होता रहता है। उसके बाद देखिए मैन्योर में चौथा पॉइंट है हमारा इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ सोयल, कि मिट्टी का जो टेक्सचर है बिल्कुल चेंज कर देता है मैन्योर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगर हम इसके आगे बनाएंगे तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा, और दोनों पार्ट्स में हम इस चैप्टर को कवर कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।